मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। एक्सक्यूज मी मैम। मैम ऑनलाइन नहीं है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। अप्रोच के साथ खुद भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पास्ट पेपर के क्वेश्चंस को देखें, नाउ देयर अप्रोच इज सॉरी वो बैक था ऊपर माइक के ऊपर, ठीक तो आवाज नहीं जा रही, थोड़ा सा दोबारा स्टार्ट कीजिए। ये अभी तो मैं से इसका नहीं बता रही, मैं जनरली बात कर रही हूँ। सो ठीक है, कन्वेंशनल अप्रोच। अच्छा, कन्वेंशनल अप्रोच क्या होती है कि आप एक टॉपिक तैयार करें और उसको यूनिडायरेक्शनली लेकर चलें। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल से मुराद क्या है कि आप उसके डिफरेंट पहलू, जिसको कहते हैं ना डायमेंशंस, उनको जो है वो ब्रेनस्टॉर्म नहीं करें आप सिर्फ एक ही डायरेक्शन में। अगर आप कोई एक एस्पेक्ट बता रहे हैं उसका, तो एक ही एस्पेक्ट पे बात करते जा रहे हैं। आप अपने आप को खुद भी एज अ टीचर जो है वो इवेल्युएट करके देखें कि आप एक पेपर रखा हो आपके सामने, सिर्फ एक चीज पे बात हो रही है। ठीक है, 20 नंबर का क्वेश्चन है और एक ही चीज को आप मुख्तलिफ अल्फाज देकर आप उसके ऊपर बात करते जा रहे हैं। अल्टीमेट उस बात का कोई वजन नहीं निकल रहा, मजा नहीं आ रहा, मोनोटनी आ रही है उस पेपर के अंदर, उस क्वेश्चन के अंदर मोनोटनी आ रही है। ठीक है, ड्यूरिंग दिस एनालिसिस का भी बताऊंगी दैट हाउ यू कैन बिल्ड योर ओन एनालिसिस। ठीक है, मोस्ट
You see this? सबसे पहले तो concept of Islam, importance of deen in human life, difference between deen and religion, इसको हम पढ़ेंगे, बहुत ही minute से differences होते हैं, इसको हम देखेंगे. Distinct aspects क्या हैं इस्लाम के? Islamic belief and impact on individual and society, fundamentals of Islam, ठीक है, जिसके अंदर आपकी रिलीजियस बिलीफ आ जाती है और आपकी प्रैक्टिसेस आ जाती है. प्रैक्टिसेस कौन सी है आपकी? नमाज, रोजा, ठीक है, ज़कात, ये सारी आपकी इस्लामिक प्रैक्टिसेस आ जाती है. तौहीद वगैरह बिलीफ्स में आ जाता है. ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन है. अब इसमें से आपका जो एरिया ऑफ फोकस जो है इसमें आपका क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे आप एरिया ऑफ फोकस इसका आप देखें तो हमने इसको टारगेट करना है. ठीक है, पूरा सिलेबस एक आपके सामने आज मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगी और उसके बाद आपको बताऊंगी कि आपने एक्चुअली टारगेट किस किस चीज को करना होता है. ठीक है, टारगेट इन द सेंस किन टॉपिक्स को ज्यादा उनको अच्छे तरीके से करना है और किन टॉपिक्स को जस्ट आपने रीडिंग करनी है. ठीक है, दिस इज हाउ इट वर्क्स. करना आपने पूरा कंटेंट रेडी होता है, लेकिन आपने कुछ चीजें जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती हैं, आपने उसको कैसे टारगेट करना है. So this is basically the key. So उसमें आपका deen and religion, अभी until recently the question about deen and religion comes in 2022 when I have given the exams. उसके अंदर आया हुआ था. ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया हुआ था. अब सिंपल जब क्वेश्चन आता है ना, तो भी थोड़ा सा एक आप कह लें कि इट इज ऑल्सो जी दीन एंड रिलीजन पे टाइम एंड अगेन कॉन्टिन्यूसली क्वेश्चन आते रहते हैं. अब ये वाला जो ऐसा क्वेश्चन है कि इसको सभी बच्चे एक ही तरह से तैयार कर रहे होते हैं और बुक भी ऑलमोस्ट सेम होती है. ठीक है, तो उसको हम देखेंगे कि हाउ यू कैन जस्ट एलिवेट योर अप्रोच. आप अपने पेपर में थोड़ी सी डिफरेंस कैसे ला सकते हैं. तो अगर आपको एलोकेशन चाहिए ना, तो आपका ये कंपल्सरी के ऊपर बच्चों का फोकस नहीं होता. कंपल्सरी के ऊपर होता है कि चलें पास कर लें. ठीक है, ऐसे में तो वैसे आप 40 ही रखें, टू बी ऑनेस्ट 40 रखें उसके अंदर, बिकॉज दैट्स द बेंचमार्क यू हैव टू जस्ट गेट अक्रॉस. और उसके बाद आपका जो है प्रेसी के अंदर आप एक्सपेक्ट करें ज्यादा, और इस्लाम में आपके अंदर 60 प्लस आपका टारगेट होना चाहिए. 60 प्लस आ सकते हैं. ठीक है, लाइक अगर मैं अपना प्रीवियस अटेम्प्ट का देखूं और इस अटेम्प्ट का देखूं, सो आई मेड द डिफरेंस. व्हाट वाज द डिफरेंस? आई विल डेफिनेटली गोइंग टू टेल यू कि डिफरेंसेस क्या थे, जिसकी वजह से एक मेच्योर जो क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट करते हैं तो वो आपको 70 भी देता है. ठीक है, 70 भी आते हैं. इट्स मतलब वो आप ले सकते हैं 70, 75, वो बड़ी आसानी से आप ले सकते हैं. आसानी इन सेंस कि अगर आपको टिप्स एंड ट्रिक्स पता चल जाए. ठीक है, उसके बाद आपका मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इस्लाम, उसमें जो इस्लामिक आइडियोलॉजी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. ठीक है, और इस्लाम की जो उसकी नुमाया पहलू है, उसकी क्या सुपीरियरिटी है अदर रिलीजन से. ठीक है, यहाँ पे अगेन आपका कंपैरिजन आ जाता है. ठीक है, आपको कंपैरिजन ड्रॉ करना आना चाहिए इस्लाम के कुछ नुमाया पहलुओं पे और दूसरे रिलीजन्स पे. उसके बाद आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम क्या है, वही का क्या विजडम है, इंपॉर्टेंस एंड पर्पस एंड फिलॉसफी, तौहीद की, प्रेयर, फास्टिंग, ज़कात, फेथ एंड रिजरेक्शन, आखिरत और हज. अच्छा, इन सभी टॉपिक्स पे ना टाइम एंड अगेन मोस्टली तौहीद पे, ज़कात पे, ठीक है, आखिरत और हज, ये 4 टॉपिक ऐसे जिनको वो ज्यादा फोकस कर रहा होता है. ठीक है, तौहीद पे, ज़कात और आपका प्रेयर एंड फास्टिंग, they are important, but their importance is not more than the importance of these topics. ठीक है, तो ये तौहीद, ज़कात, रिजरेक्शन, हज, ये वाले आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं. इसको आपने ज्यादा अच्छे से देखना है. तो रोल ऑफ फंडामेंटल बिलीव्स इन शेपिंग एन ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी. ठीक है, अब यहाँ पे देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, आपका कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए कि आपने बेसिक्स पढ़े. ठीक है, अब बेसिक्स पढ़ने के बाद फॉर एग्जांपल आपने उनका स्ट्रक्चर समझ लिया.
ठीक है। स्ट्रक्चर इन अ सेंस, पहले तो आपने उनको डिफाइन करना सीख लिया ना। आपने चीज को क्या किया, आपने उसकी तारीफ बयान कर दी, आपने बता दिया कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर क्या कहते हैं, किसी भी चीज की बेसिक जो उसके पिलर्स हैं वो क्या चीज है, आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तौहीद की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसकी क्या एसेंशियल्स हैं, ठीक है। उसके बाद आपका अगला काम क्या होता है, उसका फंक्शन क्या है। तीसरी चीज हमेशा याद रखें, ये 3 चीजों पे आपने एक्चुअली अपना सवाल लेकर जाना होता है, ठीक है। फर्स्ट थिंग, पहले आप चीजों को क्या करें, आपने इनको डिफाइन करना होता है, उसके बाद स्ट्रक्चर समझाना होता है। ये मैं ब्रॉडर लेवल पे बात कर रही हूँ, डिफाइन करना है, उसके बाद उस चीज के स्ट्रक्चर के बारे में बात करती है, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या होता है, किसी भी चीज के कंपोनेंट्स क्या है, वो चीज किस किस चीज पे मिलकर बनी है, ठीक है, एंड व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स इन इट। स्ट्रक्चर की बात करते हैं, और उसके बाद तीसरी आप बात क्या करते हैं, उसका काम क्या है, फंक्शन, ठीक है। और फंक्शन के अंदर आपका फिर आपकी क्या आ जाता है, इम्पैक्ट्स वगैरह। ऐसे के अंदर भी ना, जब आप ऐसे कर रहे होते हैं, ऐसे के अंदर भी बेसिक पहली चीजें यही हो रही होती हैं। पहले आपने उसको डिफाइन करना होता है, यू हैव टू गिव द ओवरव्यू, ठीक है। उसके बाद आप उसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड बात कर रहे होते हैं कि क्या किन किन चीजों पे है एंड ऑल दीज थिंग्स। उसके बाद आप उसके फंक्शन पे बात करते हैं, ठीक है। ये 3 जो है बड़े, आप हर चीज के अंदर आप पहले इसको यूज किया करें। आपको कुछ भी ब्रेनस्टॉर्मिंग ना हो रही हो किसी भी टॉपिक पे, सबसे पहले इन 3 पहलुओं से सोचना शुरू कर दिया करें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई गिव यू द कीवर्ड, मैं आपको एक कीवर्ड देती हूँ तौहीद, मैं आपको तौहीद देती हूँ कीवर्ड, ठीक है। उस पे मैं कहती हूँ स्टार्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो अपने ब्रेनस्टॉर्मिंग को आपने एक स्ट्रेटेजिक, या आपने उसको एक आप कह लें कि सिस्टमैटिक बनाने के लिए, सिस्टमैटिक यही होता है ना, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। यहाँ पे सीएसएस करते वक्त आपने सीखना क्या है कि हाउ यू आर गोइंग सिस्टमैटिक, आपने सिस्टमैटिक कैसे जाना है, स्टेप बाय स्टेप किस तरह चलना है। तो चीजों को पहले आप क्या करें, आप पहले चीजों को डिफाइन करना सीखें, उसके बाद आप चीजों का स्ट्रक्चर बताना सीखें कि उसका स्ट्रक्चर क्या है। तीसरी चीज होती है कि आप उसका क्या बताना स्टार्ट करें, आप उसका फंक्शन बताना स्टार्ट कर दें। इन 3 पहलुओं पे यकीन करें, आप सोचना शुरू कर देंगे, आपके पास इतना मटेरियल होगा दैट यू पीपल विल सप्लीमेंट ऑल ऑफ योर डेटा। समटाइम्स होता है ना कि हमें कोई आउटलाइन लिखने के लिए दे दी जाए, तो हम कह रहे होते हैं हमारे पास डेटा नहीं है। डेटा इसलिए नहीं होता बिकॉज वी आर ओनली थिंकिंग इन वन डायरेक्शन। हम क्या सोच रहे होते हैं, सिर्फ एक डायरेक्शन के अंदर हमारी अप्रोच होती है, ठीक है। अच्छा, अब रोल जब हो गया, रोल मीन्स इट्स फंक्शन, इट कम्स इनटू इट्स फंक्शन, ठीक है। फंक्शन आपको पता है कि फंक्शन के भी फिर हमने एक्सप्लोर करने डिफरेंट पहलू, समाजी पहलू, ठीक है, मुआशरती, मुआशी, ठीक है, सियासी, मुख्तलिफ पहलू, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ टॉपिक ना। अब ऐसा भी नहीं होता कि हर टॉपिक के ऊपर हर पहलू लग रहा हो, ठीक है। इस तरह भी नहीं करना कि आप ना हर एक चीज पे ही सारी डायमेंशन नहीं भी लग रही, तो आप ना ट्राई कर रहे हैं और लाइक उसको इंसर्ट करें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने देख लिया एक सेकंड, मैंने आपको पहले वाले में मैंने आपको ब्रॉडली बता दिया कि विच एरियाज नीड टू बी मोर फोकस्ड, ठीक है। बाकियों को आपने करना है, उसको छोड़ना नहीं है। मैंने आपको पहले बताया कि आपकी आउटलाइन जितनी भी आपने उसको पूरा करना है, ठीक है। दिस इज द की टू सक्सेस, आपने उसको पूरा करना है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस होते हैं उनके ऊपर आपके पास आउटलाइन बनी हुई होनी चाहिए। लाइक व्हाट आई हैव डन दिस टाइम कि मैंने क्वेश्चंस की जो है वो आउटलाइन बनाकर रख ली थी, ठीक है। ऑलरेडी जब आपके पास आउटलाइंस बनी हो ना, सो इट इज जस्ट लाइक आउटलाइन बनाकर आर्गुमेंट लिख के उसके साथ एक रेफरेंस लिख लिया, वो मैं आई विल टेल यू लेटर ऑन। ज्यादा आगे ले गया, इसको पीछे करें ना, कहाँ से होगा इसका। यहाँ से प्रेस करो, इसको प्रेस करेंगे, ये स्क्रीन है, इसको टच कर दें, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट आपका आ जाता है स्टडी ऑफ सीरा ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम एज अ रोल मॉडल फॉर इंडिविजुअल, डिप्लोमेट, एजुकेटर, मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट एंड पीस मेकर। अच्छा, ये वाला जो टॉपिक है
ये कंप्लीटली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हर साल डिफरेंट तरह से एज अ डिप्लोमेट भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोल पूछा जाता है, ठीक है। एज अ मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट भी पूछ लिया जाता है, और एज एन एजुकेटर भी, मुअल्लिम में इंसानियत भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। सिर्फ लफ्जों को चेंज कर देते हैं, लेकिन ओवरऑल बेसिक उसका जो टॉपिक होते हैं वो यही होते हैं, ठीक है। और ये तो ऐसे इस चीज में आपको मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता ही होगा कैसे करना है। सिर्फ कोशिश ये होनी चाहिए आपकी कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा डाइवर्स डाटा हो, ठीक है। डाइवर्स डाटा भी बात करेंगे कि उसको कैसे आपने अरेंज करना है। नेक्स्ट इज द थर्ड पार्ट, ह्यूमन राइट्स एंड स्टेटस ऑफ वुमेन इन इस्लाम, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब जैसे पहला हमने पढ़ा, उसमें से एक क्वेश्चन इज मस्ट, ठीक है। इट मीन्स अगर वो अच्छे से कर लेते हैं तो आपका 20 मार्क्स आपके ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं, ठीक है। द नेक्स्ट इज एज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीरा, ठीक है। उसके अंदर क्या है, आपके डेफिनेटली एक क्वेश्चन वो जरूर देगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया जो उसको उसने करना ही करना है फोकस। द थर्ड थिंग, ह्यूमन राइट्स एंड स्टेटस ऑफ वुमेन। अब इसमें से समटाइम्स ऐसे होता है, दो क्वेश्चन भी आ जाते हैं वुमेन पे। देयर इज अ मस्ट, जिन बच्चों का जेंडर स्टडीज होता है उनको इसका मतलब वो उनके पास ज्यादा थोड़ा सा ग्राउंड हो जाता है कि वो जेंडर स्टडीज के आर्ग्यूमेंट भी और इस्लामियात के आर्ग्यूमेंट को मिक्स करके आप किस तरह से क्वेश्चन को बिल्ड अप कर सकते हैं। आपके पास तो ऑलरेडी डेटा होता है, लेकिन सिर्फ अगर नहीं होता डाटा तो हमारे पास इस्लामियात के रेफरेंसेस का डाटा नहीं होता, ठीक है। अच्छा जी, ह्यूमन राइट्स एंड स्टेटस ऑफ वुमेन। अब यहाँ पर देखो, ये जो ह्यूमन राइट्स वाला है, अभी आगे सिलेबस बताऊंगी आपको, वो क्या करते हैं। ह्यूमन राइट्स किस में आ रहा है आपकी डोमेन में, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ना आपकी एक सोसाइटी या सोशल डोमेन में आ रहे होते हैं ना, आपके इंसानों के हकूक एज अ सोसाइटी आपके क्या है, ठीक है। सोशल सिस्टम ऑफ इस्लाम है ना आपका समाजी निजाम इस्लाम का। अब वो क्या करते हैं, वो अब इंटरसेक्शनल, ये डिफरेंट सेक्शंस है ना, इंटरसेक्शनल अप्रोच लेकर चल रहे होते हैं कि एक टॉपिक अब ऐसा नहीं करेगा यहीं से उठा के एक क्वेश्चन आपको पूरा बनाकर दे देगा। अब वो क्या कर रहे हैं, जैसे उन्होंने 2022 में क्वेश्चन क्या पूछा था कि इस्लाम का जो समाजी निजाम, और साथ ही फिर उसने ह्यूमन राइट्स की कुछ बात कर दी, यानी दो टॉपिक्स को क्या कर दिया उसने, एक करके उसने आपको एक सवाल बना दिया, ठीक है। अब आपको जब ब्रेनस्टॉर्मिंग, आर्गुमेंट डेवलपमेंट आती होगी, वो बच्चा इनको बहुत इजीली कर लेगा। जिसने सिर्फ बुक पकड़ के बुक की रीडिंग करके याद कर लिया जस्ट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, ठीक है, वो बच्चा उस क्वेश्चन को कंफ्यूज हो जाएगा कि मैंने इस क्वेश्चन को स्प्लिट कैसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज डिग्निटी ऑफ मेन एंड वुमेन, ठीक है। उसी के अंदर ही आपका आ जाता है एरिया ऑफ फोकस। उसमें क्या है कि आपके वुमेन के रिलेटेड उसकी सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, जुडिशियल और एजुकेशनल राइट्स क्या है, ये सब आपको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से पता होने चाहिए। किस पॉइंट ऑफ व्यू से पता होने चाहिए, इस्लामिक, ठीक है। यू ऑल नो द राइट्स, ठीक है। यूएन की कन्वेंशंस का भी आपको पता होगा, ठीक है। यूएन की जो ह्यूमन राइट्स का चार्टर है, मे बी वो आपको पता होगा। लेकिन हमने क्या करना होता है, यहीं पे ये चीज हमने सीखनी है कि हमने क्या करना है, दो एस्पेक्ट्स, दो पर्सपेक्टिव्स हैं, ठीक है। पर्सपेक्टिव से क्या मुराद होता है कि जैसे दीज टू आर स्टूडेंट्स, इन दोनों के नजरियात डिफरेंट हैं, ठीक है। एक का एक चीज के बारे में सोचने का अलग होगा, दूसरे का अलग होगा। अब हमने क्या करना होता है, इन दोनों की बात करके अपनी बात पे आना होता है। You act as a judge of your question, ठीक है। आपका जो कंफ्यूजन होता है, इंट्रैक्शन होता है, एक्चुअली जो आपके आर्ग्यूमेंट होते हैं ना, वो आपके पर्सपेक्टिव को क्या कर रहे होते हैं, वो आपके पर्सपेक्टिव की अक्कासी होते हैं कि आपका नजरिया क्या है, आपकी सोच कैसी है, उस पर्टिकुलर टॉपिक आपको दिया गया है, व्हाट इज योर क्रिएशन इन इट, ठीक है। आप बुक के ऊपर अब देखें, सारे बच्चे जो हैं, वो जो सिराज इस्लामियात की बुक है, दे आर यूजिंग ऑल, सभी बच्चे उसको यूज कर रहे हैं। लेकिन आपने क्या करना होता है, आपकी यूनिक एबिलिटीज ये होती हैं कि आपने जितना ज्यादा उस चीज के ऊपर थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग की हो, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग का भी आइडिया मैंने आपको थोड़ा समझा दिया कि आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करनी है। तीन चीजों को पहले पकड़ लें, ठीक है, डिफाइन, स्ट्रक्चर और फिर उसका फंक्शन। इस पे करें, आपके पास इतने ज्यादा फंक्शन तो फिर आप आ जाए उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे आ जाए, ठीक है। इससे आपके पास इतना ज्यादा डेटा इकट्ठा हो जाता है बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन, ठीक है। आपने ज़ाहिर है अभी मेरा ख्याल से 22, 23, 24 जो भी आपकी उम्र है, इतने साल उम्र गुजारी है, तो आपकी ऑब्जर्वेशन भी बड़ी स्ट्रांग होगी, ठीक है। आर्गुमेंट ये नहीं होता दैट यू ऑलवेज गो फॉर द रिसर्च पेपर पे जा रहे हैं, आप कंटेंट ढूंढ रहे हैं एंड यू आर डूइंग थिंग्स, यू आर एक्चुअली कलेक्टिंग द डाटा फ्रॉम योर ओन माइंड, ठीक है। और यकीन करें जितने अच्छे सॉल्यूशंस आप एज अ
किसी और से हेल्प लेकर नहीं, आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करके आप अच्छे सोल्यूशन निकाल रहे होते हैं, दिस एक्चुअली हेल्प्स इन द एसे एज वेल। ठीक है, उसके बाद आपका वुमेन एंड हिजाब एक एक्सक्लूसिव है, ठीक है, क्योंकि हिजाब का जो कॉन्सेप्ट है इट इज मोर रेलिवेंट इन दिस कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। ठीक है, आपको पता है ना क्यों रेलिवेंट है? क्योंकि अब वो इस्लामियत का क्वेश्चन कैसे देता है, वो आपको करंट अफेयर से रिलेटेड करके जोड़ के दे देता है। ठीक है, हिजाब की जो डिबेट है वेस्टर्न कंट्रीज में, बैनिंग है जो हिजाब की, उस पर्सपेक्टिव को देखते हुए, इस्लाम की हिजाब की इंपॉर्टेंस के पर्सपेक्टिव को देखते हुए, फिर आपने क्या करना होता है, आप अपने कंक्लूजन पे आते हैं। आप क्या करते हैं, कंक्लूजन पे आते हैं, आप उसको दलाइल देते हैं कि हिजाब क्यों जरूरी है या क्या उसके मैनिफेस्टेशंस क्या होंगी, और अगर बैन किया गया है, पहली बात तो ये कि ये अगेंस्ट द ह्यूमन राइट्स। ठीक है, ये तो सबसे पहली बेसिक चीज है कि जो यूएन चार्टर है ह्यूमन राइट्स का, ये है ही उसके खिलाफ, या आप उसको निगेट कर रहे हैं उस चार्टर को। ठीक है, आपने इस तरह से सोचना होता है, आउट ऑफ द बॉक्स, और थोड़ा सा जो है वो आपको इंशाल्लाह एक वीक मेरा आपके साथ सेशन रहेगा, आई टेल यू कि आपने किस तरह से आर्गुमेंट बनाना कैसे होता है। ठीक है, क्योंकि इस्लामियत आप खुद पढ़ लेंगे घर पे बैठ के, सभी पढ़ लेंगे, ठीक है, सभी बच्चे पढ़ लेंगे, बट द थिंग इज आपकी अप्रोच मैटर्स अ लॉट। ठीक है, यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल चाहे 30 स्टूडेंट्स, 30 डिफरेंट अप्रोचेस होंगे, एक ही क्वेश्चन में अगर आपको अभी दूं, कोई टॉपिक दूं, उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग कराऊं, तो हर बच्चे का आइडियाज जो होंगे ना ब्रेनस्टॉर्मिंग पे, वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है, क्योंकि किसी की अप्रोच का जो है वो दायरा का जो है वो थोड़ा सा लिमिटेड होता है। अब ऑब्वियसली आपको करनी नहीं आ रही होती है ना, हमें सिखाया नहीं जाता एक्चुअली ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी कैसे किसी भी टॉपिक पे। असल मसला ये होता है सीएसएस के अंदर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, the students are lacking, they are just going for the ready-made material notes, और अब ये कन्वेंशनल अप्रोच नहीं काम आ रही। अगर आपको इंशाल्लाह आप लोग करेंगे, कामयाब होंगे, तो आपका जो है, आपको उसके लिए क्या चाहिए, आपको एक थोड़ा सा अपना ये माइंड जो है ना, इसको ज्यादा से ज्यादा यूज किया करें। ठीक है, ज्यादा रीडिंग के बजाय ना आप थोड़ा सा राइटिंग पे भी आ जाए। yes, कमिट कर दें अपने 3 आवर्स, अपने 2 आवर्स उसके लिए, राइटिंग के लिए आपने कमिट करने हैं। बल्कि इसको आप मुझे कह लेंगे, जब मेरी आई वाज ओनली हैविंग आई थिंक 2.5 मंथ्स, उसमें मैंने ये किया था, मैंने तो कसम खा ली थी कि 9 से 12 मैंने ऐसे वगैरह या जो लिखना है। ठीक है, कि आपको कसम होती है ना कि आप वो तोड़ते नहीं है, समथिंग लाइक दैट, तो ये आप ये करते हैं। ठीक है, राइट्स ऑफ वुमेन इन अदर रिलीजन, ठीक है, तो आप कंपैरिजन आ जाता है फिर आपका। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या चीज होती है, आप अपना स्टांस देते हैं, इस्लामियत पढ़ रहे हैं ना, पहले किसकी बात होनी चाहिए, इस्लाम की बात होनी चाहिए। इस्लाम की बात हो गई, इस्लाम के बाद आपने अगली बात क्या करनी है, आपने फिर बाकी रिलीजन्स की तरफ जाना है। फिर आप जाते जाते आप फिर कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के अंदर जा रहे हैं, इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर भी क्या प्रिवेलेंस है उसकी भी बात करते हैं। ठीक है, और बाकी बात भी करते हैं। इससे आपके क्वेश्चन को क्या मिली है, डाइवर्सिटी। क्या मिली आपके क्वेश्चन को, डाइवर्सिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, जी जी आ जाए, देयर इज नो नीड टू आस्क, मैं कमेंट आ जाए। इधर चले गए, इसकी शेयर स्क्रीन का फिर इशू हो गया। अच्छा, उसके बाद इस्लामिक सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, इसमें से भी क्वेश्चन आ जाता होता है। ठीक है, लेकिन मोर ऑफन कभी कभार इसमें से स्किप हो भी जाता है क्वेश्चन। ठीक है, अब मीनिंग एंड वाइटल एलिमेंट्स क्या हैं, डिफरेंट सिविलाइजेशन को फिर हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन, आप अगर पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, यू मस्ट बी नो अबाउट द ग्रीक सिविलाइजेशन का भी आपको आइडिया होगा। ठीक है, उसके बाद आपका डिस्टिंक्शंस ऑफ इस्लामिक, आपने उसको कैसे स्टैंड आउट कर रही है, कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव हैं इस्लाम के, कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के अंदर पाए जाते हैं, किसी और रिलीजन के अंदर वो मौजूद नहीं है। ठीक है, तौहीद, स्पिरिचुअलिज्म, उसके बाद डिग्निटी ऑफ मैन, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, ये जो है वो एक्सक्लूसिव कुछ फीचर्स होते हैं, इनका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये जब आप आगे सोशल सिस्टम पढ़ते हैं ना, समाजी निजाम, ये चीजें सारी कर रही होती हैं, ओवरलैप कर रही होती हैं। ठीक है, एंड देन यू विल गेट टू नो द आइडिया ऑफ प्रिपेयरिंग इस्लामियत, कि आपने कैसे करनी है। इसको आपने पैसिवली तैयार करना होता है। पैसिव तैयार करने से मुराद ये कि आप एक टॉपिक इतना अच्छा कर लें कि वो उसी के आर्ग्यूमेंट्स या उसी का मटेरियल दूसरे किसी और सवाल में भी आपका यूज हो रहा होगा। तो कलेक्टिवली मैं आपको बताऊंगी कि कितने रेफरेंसेस की सिर्फ जरूरत होती है, और अगर आप उन रेफरेंसेस को डेली बेसिस पे 2 रेफरेंस भी
मेमोराइज करने पे लगा दें, ठीक है, तो वो आपका अल्टीमेटली बड़ा अच्छा, जैसे मुझे आई रिमेम्बर मेरा एक क्वेश्चन के अंदर आई थिंक देयर वर 15 हेडिंग्स, 12-13 वो भी हो गई थी, 14 to 15 हेडिंग्स, और हर हेडिंग के नीचे आपने कोई ना कोई रेफरेंस जरूर रखना होता है, ठीक है, खाली बात हवा में नहीं करनी, ये चीजें आपको आनी चाहिए इन एवरी पेपर। इसके अंदर आपका एरिया ऑफ फोकस क्या होगा, आपका क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, इज इट रेलेवेंट इन टुडेज वर्ल्ड? क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन जो है आपकी तहजीबों का टकराव जो आपस में है, किसने लिखा है ये पता है कोई आपको? सैमुअल पी हंटिंगटन का जो थीसिस था, ठीक है, उसने ये थीसिस बना के असल में फिर क्लैश करवा दिया था, ठीक है, सो दिस इज व्हाट द रेलेवेंस ऑफ दिस, ठीक है, आर्गुमेंट्स इन फॉर एंड अगेंस्ट के क्या आया, तहजीबों का टकराव हो रहा है कि नहीं, ठीक है, चाह रहे हैं कि नहीं वेस्टर्न वर्ल्ड एक इस्लामिक डोमिनेंस जो हो रही है। अब आप देखें ओआईसी का जो किरदार है उसको किस तरह से एक टूथलेस टाइगर बना दिया गया है, इट इज जस्ट लाइक डूइंग नथिंग, इट्स एन ओनली एन ऑर्गेनाइजेशन। अब आप मुसलमान मुल्कों के हालात देखें तो इट्स ओनली ऑन द पेज, नॉट प्रैक्टिकली डूइंग द थिंग्स फॉर मुस्लिम कंट्री, ठीक है। अच्छा, मेरा जो मोड ऑफ थोड़ा सा इंग्लिश में है, किसी को कोई मसला तो नहीं हो रहा, मैं उर्दू में भी कोशिश कर रही हूँ उसको करने की, ठीक है। उसके बाद एनलाइटेंड मॉडरेशन, हिस्टोरिकल उसका एनलाइटेंड मॉडरेशन का मतलब क्या है कि आप मौजूदा हालात के मुताबिक, एक होती कंजर्वेटिव अप्रोच होती है, ठीक है, बहुत ही सख्त किस्म की अप्रोच। अब ये है कि अब जो जैसे वर्ल्ड चेंज हो रहा है उसमें इज्तिहाद और इज्मा की मदद से आप क्या करें, जो अब हमारी इंटरनेशनल वर्ल्ड के साथ जो रेलिवेंस है वो कम तो नहीं हो सकती, खत्म नहीं हो सकती। यू आर इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, आप किस एज में है? ग्लोबलाइजेशन वाली एज में है। उस ग्लोबलाइजेशन वाली एज में आप चाहकर भी उससे इररिलेवेंस शो नहीं कर सकते, ठीक है। उसके लिए आपको क्या चाहिए? एनलाइटेंड मॉडरेशन आपको चाहिए, किस तरह से आपने लेकर चलना है, प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन किस तरह से की जाए इस्लामिक कल्चर वैल्यूज की, और मॉडर्न सिविलाइजेशन एंड कल्चर, अगेन देयर इज अ स्टांस ऑफ इस्लाम एंड देन देयर इज अ कंपैरिजन ऑफ द अदर सिविलाइजेशन। उसके बाद ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, इससे भी देयर इज अ मस्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस पार्ट, इस्लाम एंड वर्ल्ड, इम्पैक्ट ऑफ इस्लामिक सिविलाइजेशन ऑन द वेस्ट एंड वाइस वर्सा, ठीक है। अब इफ यू नो द हिस्ट्री तो आपने देखा किस तरह से ग्रीक सिविलाइजेशन जो थी, सिकंदरी आजम किस तरह से लेकर आया, इट इवन वेंट रीच्ड टू द इंडो रीजन्स, ठीक है, इंडो पाक जो आपका रीजन है, सारा सब कॉन्टिनेंट यहाँ तक आ गई। सिविलाइजेशन जो है ये एक मोबाइल एलिमेंट है, ठीक है, इसमें मोबिलिटी है, ये डायनामिक है, एक तो ये चेंज भी होती है, सिविलाइजेशन चेंज भी होती है, ये अफेक्ट भी करती है, इम्पैक्ट भी डाल भी होती है। सो आपको आना चाहिए कि आपने किस तरह से डिफरेंट सिविलाइजेशन को पढ़ के और उनका कंपैरिजन आपने कैसे ड्रॉ करना है कि इस्लाम जो है सिविलाइजेशन, वेदर इट हैज टेकन एलिमेंट्स फ्रॉम डिफरेंट सिविलाइजेशन, क्या उसने दूसरी सिविलाइजेशन से तो नहीं लिए हुए, सिविलाइजेशन को क्या कहेंगे उर्दू में, तहजीबों से तो नहीं लिए हुए उसने कोई एलिमेंट्स, क्या ये बिल्कुल एक्सक्लूसिव है, तो आपने ये देखना होता है, ठीक है। उसके बाद रोल ऑफ इस्लाम इन मॉडर्न वर्ल्ड, इस्लाम का क्या रोल है, ठीक है, विच इज वेरी मच इम्पोर्टेंट थिंग कि आपको पता होना चाहिए कि इस्लाम क्या रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। इट हैज रीच्ड अप टू 3 कॉन्टिनेंट्स और ऑलमोस्ट जो है कितने सेकंड नंबर पे है इस्लाम, फर्स्ट पे क्रिश्चियनिटी है, सेकंड नंबर पे इस्लाम है। तो किस तरह से इस्लाम की डोमिनेंस किस तरह से है, वेदर यू आर इन द डिसीजन मेकिंग या फिर आपके कंट्री में, आपके जो मुस्लिम वर्ल्ड है, मुस्लिम उम्मा है, उसमें से डोमिनेट कौन कर रहा है? यू मस्ट बी नोइंग सऊदी अरेबिया जो है वो डोमिनेट कर रहा है, बट सऊदी अरेबिया जो है इट इज नॉट प्लेइंग इट्स लीडिंग रोल, ठीक है। उसके क्या है, अब उसके जो है मटेरियलिस्टिक और वेस्टेड और इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसके रास्ते में आ जाते हैं, ठीक है। वो डिफरेंट आर्गुमेंट्स हम डेफिनेटली हम एक्सप्लोर करेंगे तो उसको हम देखेंगे। मुस्लिम वर्ल्ड और कंटेम्परेरी आपके चैलेंजेस क्या है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज योर राइज ऑफ, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, शिद्दत पसंदी, ठीक है, इंतहा पसंदी, शिद्दत पसंदी, जो सारी ये चीजें आ रही हैं आपकी सोसाइटी के अंदर, ये बहुत ज्यादा पेनिट्रेट कर रही है। अच्छा, ये क्यों आता है, इसकी क्या कह सकते हैं गारंटी है दैट दिस पोर्शन विल कम, क्योंकि इट हैज द रेलेवेंस विद द कंटेम्परेरी
वर्ल्ड विद द करंट अफेयर। आपने याद करना है, किसी भी जब भी आपने क्वेश्चन आने की प्रिडिक्शन, आपने बाकी पेपर्स की बात कर रही हूँ कि आपने प्रिडिक्ट करना है ना कि ये क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, तो देख लें कि वेदर इट इज इनटू द न्यूज और नॉट। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चंस को प्रिडिक्ट करते हैं। सो ये दिस इज वन ऑफ द टूल कि आप क्वेश्चन को कैसे प्रिडिक्ट करें, तो ये वाला क्वेश्चन आएगा। सो दिस टाइम हैपेंस कि मैं जब हमारे पेपर हो रहे होते थे तो मैं रात को बैठ के कहती ये वाला भी आना है, ये वाला भी आना है, और ऑलमोस्ट उसमें से कोई 3-4 क्वेश्चन आ जाते थे। सो दिस वाज लाइक आपको समझ आ जाती है ना चीजों को व्हेन यू गो थ्रू द प्रोसेस एक्चुअली। ठीक है, आप जब खुद उस सफर से गुजरते हैं ना, तो आपको एक्चुअली में पता क्या चलता है, आपको डूज एंड डोंट्स पता चल रहे होते हैं। और फिर आपको अपनी गलतियां पता चल रही होती हैं। आई वाज सो स्टूपिड दैट आई वाज वेस्टिंग माय एनर्जी ऑन दिस थिंग। तो मैं ये नहीं करना था ना, कि सिर्फ वो शायद कुछ चीजों की ना हमने यही करनी होती है, टिप ऑफ द बर्ग करनी होती है। ठीक है, कुछ चीजों को हमने यहाँ तक लेके जाना होता है। ठीक है, और कुछ जिनको नहीं करना होता, कुछ समटाइम्स ना हम पूरा आइसबर्ग पकड़ के बैठ गए होते हैं, और फिर उसका रिजल्ट क्या निकलता है, यू फेस अ लॉट ऑफ डीमोटिवेशन। ठीक है, आपको समटाइम्स आपको कुछ साइकोलॉजिकल फिट्स भी पड़े होते हैं, फिट्स बहुत पड़ते हैं इस तैयारी में। ठीक है, लेकिन हौसला हिम्मत नहीं हारनी, बिकॉज द एंड इज वर्थ इट अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद आपकी सेक्टेरियनिज्म, इसमें वो आपकी सेक्टेरियनिज्म डिविजन्स क्या है। एरिया ऑफ फोकस का मतलब है कि इस तरह की इस नौयत का क्वेश्चन जो है ना वो बन के आ जाता है। पैन इस्लामिज्म एंड यूनिटी ऑफ द मुस्लिम। पैन इस्लामिज्म का आपको आइडिया होगा। ठीक है, पैन इस्लामिज्म क्या है कि इस्लाम जो है वो एक यूनिटी, जितने भी आपको पता है ना कि इस्लाम के अंदर ना जो कॉन्सेप्ट है वो एक पूरी रियासत का, ये टेरिटोरी है ना जो आपकी नेशन स्टेट्स हैं, मुल्क के अलग अलग बने हुए हैं, इसका कॉन्सेप्ट नहीं है। इस्लाम के अंदर जहां जहां मुसलमान मौजूद है वो सब एक रियासत का हिस्सा है, और उनके ऊपर जो हेड होगा वो क्या होगा, खलीफा होगा। ठीक है, लेकिन अभी आप वर्ल्ड में देखते हैं देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ अ रियासत। ठीक है, देयर इज अ कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट है रियासत मदीना को डुप्लीकेट करने का, बट देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ वन यूनिटी। पैन इस्लामिज्म is a modern idea relevant to that concept of रियासत। ठीक है, आप कह सकते हैं कि जो OIC है वो रिप्रेजेंटेशन है मुस्लिम यूनिटी को क्या करने की, शो करने। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स एवरीवन? ठीक है, उसके बाद आपकी ये बात हो गई, एंड देन अगेन OIC की जैसे मैंने बात की। ठीक है, इससे रिलेटेड भी कुछ आपको वो क्वेश्चन दे देते हैं। एंड रोल एंड सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट। अच्छा, ये सजेशंस वाला पार्ट बड़ा मजे का होता है, इसका भी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी दैट हाउ यू कैन डेवलप योर सजेशंस बाय ओनली फोकसिंग ऑन द स्ट्रक्चर। इफ यू नो द स्ट्रक्चर पता है आपको, देन यू कैन गिव द सजेशंस। अच्छा, इसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस, ये आपसे रिलेटेड सिविल सर्वेंट्स टू बी इंशाल्लाह, तो ये आपसे रिलेटेड जो है वो टॉपिक है। इसमें मोर रेलेवेंट टॉपिक ये है कि आपको सिविल सर्वेंट्स की ड्यूटीज के बारे में पूछ लिया जाता है। ठीक है, और क्या रिलेवेंस हो सकती है, अकाउंटेबिलिटी किस तरह से होगी इस्लाम के अंदर, अकाउंटेबिलिटी के क्या कॉन्सेप्ट है, गवर्नेंस करनी है, बिकॉज आपका काम ही होगा ना कि आपने गवर्नेंस करनी है, आपने गवर्न करना है। ठीक है, you will head a तहसील, district, or whatever your priorities may be। ठीक है, तो वो इसके अंदर आपने ये चीज देखनी कि इस्लाम के अंदर क्या कॉन्सेप्ट था, और गवर्नेंस का जो असल कॉन्सेप्ट है, फिर हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। उसके बाद फिर जो असल जो खिलाफत थी, ठीक है, आपके जो खुलफाए राशिदीन थे, दे वर 4 इन नंबर, 4 थे वो, और उन चारों ने किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन कैसे उन्होंने संभाली, गवर्नेंस कैसे संभाली। खिलाफत थी, उसके नीचे फिर गवर्नर्स होते थे मुख्तलिफ सूबों के, और जो मुख्तलिफ इदारे बनाए गए ना, ठीक है, जैसे अगर आप कह लें कि ज़कात को इकट्ठा करने का इदारा जो था वो क्या था, बैतुल माल था। ठीक है, पुलिस का इदारा किसने बनाया, किसी को पता है? वेरी गुड, ठीक है, पीपल आर इट मींस हैव गॉन थ्रू दिस, हजरत उमर ने बनाया। और उसके बाद जो है स्पाई सिस्टम का भी जो है एक सिस्टम जो था वो भी इंट्रोड्यूस कराया गया।
और भी जो है जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वगैरह का सारी चीजें। तो हमने क्या करना होता है कि प्रेजेंट सिचुएशन का बता के, पहले तो हमें अगर पता होंगी ना वो चीजें, उन चीजों को हमने क्या करना होता है जान के कि उनके दौर में इस तरह था और आजकल क्या हो रहा है, ठीक है। इस तरह से हम क्या कर रहे होते हैं, हम कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे होते हैं। फिर हमारी क्या होती है, हेडिंग देकर, पहले तो ऊपर बात कर ली, हेडिंग दे ली, ठीक है। एंड व्हेन वी हैव गिवन द हेडिंग, उसके नीचे जो कंटेंट लिखना होता है, कंटेंट इज एक्चुअली अ क्रॉस कंपैरिजन। कंटेंट क्या होता है, एक क्रॉस कंपैरिजन हो रहा होता है उसमें, और फिर एंड यू आर लीडिंग अप टू कंक्लूजन, ठीक है। कंक्लूजन उर्दू में इख्तिताम पे आ रहे होते हैं, ठीक है, जो भी खुलासा बहस, ठीक है। आई हैव ऑप्टेड दिस इन इंग्लिश, ठीक है। तो थोड़ी सी उर्दू का जो है आपको। उसके बाद आपका कुरानिक गाइडेंस क्या है कि गुड गवर्नेंस की क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नेंस और पर्टिकुलर लेटर्स ऑफ हजरत उमर। अच्छा, अब ये जो लेटर्स है ना, इसमें आपने देखा होगा उन लेटर्स को याद नहीं करना होता, ठीक है। उनको बस, उनको थोड़ा सा आपको उनकी एसेंस बताओ, आपको पता हो कि उनके अंदर क्या था, ठीक है, एज इट इज, ठीक है। इफ यू आर गुड इन मेमोराइजिंग देन दैट्स गुड, आप उसको याद भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ना समटाइम्स ऐसे होता है कि हमें ये सारे लेटर्स याद करने पड़ेंगे, सो दैट्स नॉट द केस, आपको वो सारे लेटर्स याद नहीं करने होते। जस्ट अंडरस्टैंड द एसेंस, ठीक है, उसके अंदर आप उसकी एसेंस को समझें। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके, ये वाला इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको दे देते हैं, लास्ट ऑफ दीस थिंग्स, civil servants, because this is relevant, we are going to pick up the civil servants and system of accountability in Islam, ठीक है। कि किस तरह से अकाउंटेबिलिटी की तो बहुत बात करते हैं ना, कि इस टाइम पे जो मच नीडेड रिफॉर्म है या मच नीडेड जो स्टेप है हमारे मुल्क में, वो क्या है, दिस इज अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। किस चीज की, करप्शन की ना। एक इदारा बन गया, इदारे के अंदर सिस्टम चल रहा है, लेकिन वो सिस्टम करप्ट हो गया, ठीक है, वो सिस्टम खराब हो गया। अब उस सिस्टम को चेक करने के लिए देयर इज अ सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी, लॉ एंड ऑर्डर को इन्फोर्स कराने के लिए। सो यू सी दैट what is the condition of accountability. I'm on the record and a prospective civil servant, so I will not talk on this much. Okay, Islamic code of life, the most important, okay, there is a must salient features of Islamic systems, उसके अंदर आपके तमाम वो पहलू जो आप हर ऐसे में लगा रहे होते हैं, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लीगल, जो भी है, ठीक है, जुडिशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, और दिस इज आल्सो अनदर टॉपिक, इजमा एंड इज्तिहाद, इस पे भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। कुछ समझ आ रही है सिलेबस की, कोई एनालिसिस हो रहा है ना आपका, दैट्स गुड। अब इसमें ये फोकस क्या होगा आपका, इकोनॉमिक सिस्टम। अब इसकी रेलिवेंस है तो आप कोई इनकार नहीं कर सकते, हम सब शिकार हैं इकोनॉमिक जो डाउनफॉल का, हर चीज का शिकार है डेफिनेटली, लेकिन मुझे लगता है कि इसका शिकार होने की वजह से हर चीज का शिकार है, ठीक है। तो मनी कैन नॉट, वो क्या कहते हैं, ब्रिंग हैप्पीनेस, लेकिन असल में ये होता है कि मनी कैन, ठीक है। इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ इस्लाम, अब यहाँ पे ना इसको, अब ज़कात वगैरह तो ऊपर हम इंट्रोडक्शन टू इस्लाम में टॉपिक पढ़े, लेकिन इसको हमने इधर कहाँ लेकर आना है, यहाँ पे विद रेफरेंस टू ज़कात, ठीक है। या 2022 में भी आता है, अगेन इट्स रेलेवेंट टॉपिक, और जरूरी नहीं होता एक साल आ गया अगले साल वो टॉपिक नहीं आएगा, टॉपिक्स रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद फाइनेंशियल सिस्टम, इसमें आपका इसाकदार ने एक सजेशन दी थी, इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम, ठीक है, वो भी आपको पता होना चाहिए। पॉलिटिकल सिस्टम्स की बात करते हैं, कंपैटिबिलिटी बिटवीन इस्लाम एंड डेमोक्रेसी। अच्छा, इस्लाम के अंदर डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है, अच्छा, यू कैन से इट्स नॉट लाइक अ वेस्टर्न डेमोक्रेसी का मॉडल अलग है और इस्लामिक डेमोक्रेसी का मॉडल अलग है, ठीक है, पोलाइटी की तरह है, वो जब हम डिस्कस करेंगे विल कम आपको। जुडिशियल सिस्टम है कि आपका इस्लाम का जुडिशियल सिस्टम किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। कैपिटल पनिशमेंट्स हैं इस्लाम के अंदर, ठीक है, जबकि अगर आप यूनाइटेड नेशंस का ह्यूमन राइट का चार्टर देखते हैं, देयर इज वेरी जीरो रेलेवेंस टू द कंटेम्परेरी वर्ल्ड। उसमें क्या कहा गया है, ये कैपिटल पनिशमेंट्स आर प्रोहिबिटेड, ठीक है। So this is how you must be knowing the other perspective as well.
अब इस्लामियत में बच्चे ये कर रहे होते हैं कि आप एक चीज इस्लामियत के बारे में ही बात कर रहे हैं, इस्लाम की ही बात करते जा रहे हैं, बस अपना ही पर्सपेक्टिव बताते जा रहे हैं। दे आर नॉट कमिंग अप टू द अदर पर्सपेक्टिव, रेलिवेंट एग्जांपल्स नहीं दे रहे, ठीक है। 3-4 चीजें आपको बताऊंगी जो आपके ना फिंगर टिप्स पे भी होनी चाहिए, वो आपके हर जगह पे लग रही होंगी, ठीक है। ऐसे में भी लग रही होंगी, आपकी करंट अफेयर में लग रहे होंगे, दे आर गोइंग एवरीवेयर। वालेकुम अस्सलाम। ठीक हो गया, आगे देखते हैं जी। आप नो स्पेस, आप उधर बैठ जाए, आप थोड़ा आगे हो जाए, उधर हो जाए। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा के बारे में डिस्कशन होनी चाहिए कि इस्लामियत पेपर उर्दू में होना चाहिए या इंग्लिश में होना चाहिए, ठीक है। सो रिगार्डलेस ऑफ माय पर्सपेक्टिव, मेरा कोई आपको सजेशन नहीं होगा, ठीक है। आपको पैरामीटर्स दे देती हूँ, आपने खुद डिसाइड करना है कि आपको क्या चीज जो है वो अच्छा है। अगर आपकी कमांड है ना मेच्योर उर्दू टेक्स्ट, ठीक है। हमारी उर्दू भी पता नहीं कैसी होती है, आपको पता ही है, ठीक है। जैसे मैं बोल रही हूँ ऐसी होती है उर्दू में बात, कि हमारे उर्दू के अल्फाज जो है ना वो थोड़ा सा पैसिव हो गया ना। एक्टिवली हम क्या कर रहे हैं, वी आर डूइंग इंग्लिश, ठीक है। लेकिन अगर कोई बच्चा ने शुरू से इस्लामियत पढ़ता आ रहा है और उसको लगता है कि दे हैव द कमांड ऑन उर्दू, तो वो दे आर गुड टू गो, ठीक है। क्योंकि आपने जब आर्गुमेंट बनाना है ना, उसके अंदर सादी उर्दू मुझे लगता है वो अच्छी नहीं लगती, थोड़ी सी आपकी उर्दू फैंसी होनी चाहिए। जैसे इंग्लिश फैंसी है ना, फ्लारी आप यूज करते हैं, जक्स्टापोज, ठीक है, पता नहीं jeopardize or something like that, you use the words in essay, ठीक है। if you can make explanatory headings in Urdu, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपने ये भी सीखना है कि जब भी आर्गुमेंट लिखना है तो वो एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। एक्सप्लेनेटरी का मतलब ये है कि अगर आप फॉर एग्जांपल मुआशरती निज़ाम, इकोनॉमिक सिस्टम, मुआशी निज़ाम, ठीक है। अगर आप मुआशी निज़ाम की सिर्फ हेडिंग दे रहे हैं, या आपकी क्या होगी, जनरल हेडिंग, क्या होगी आपकी जनरल, इसकी एक्सप्लेनेटरी क्या होगी, इस्लाम का मुआशी निज़ाम, ठीक है, इस तरह। तो एक्सप्लेनेटरी याद रखें आपने हमेशा, जब भी आपने क्वेश्चन के 20 नंबर का क्वेश्चन है तो 20 नंबर के क्वेश्चन में आपने जनरल हेडिंग्स नहीं देनी, आपने प्लीज जनरल हेडिंग्स इन अ सेंस कि जब भी आप एक्सप्लेन कर रहे हैं कुछ भी, जनरल से आपने किस पे आना है, आपने दिस विल गिव यू अ यूनिक अप्रोच। और ये सबका एक्सक्लूसिव होता है, सबका यानी अपना अपना होता है, दिस इज यूनिक जी। ऐसे में तो मैम कहा जाता है कि जितनी भी आप सिंपल लैंग्वेज यूज करें जितनी ज्यादा बेटर होगी, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है, वो अलग चीजें मैं बात करती हूँ, वो अलग चीज है, आप मेरी बात को मिक्स करके हैं, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट द स्पेसिफिक हेडिंग्स, ठीक है। क्वेश्चन मैं एंड पे लूंगी, ठीक है, अपना लिख लें क्वेश्चन, आई आंसर योर क्वेश्चंस। उसके बाद इफ यू मेक एक्सप्लेनेटरी हेडिंग्स एंड नेक्स्ट इज स्पीड ऑफ राइटिंग उर्दू लैंग्वेज, ठीक है। वो प्रैक्टिस से वैसे ठीक हो जाती है, इट्स डूएबल। अगर आप प्रैक्टिस करें, अगर आप थोड़ा सा उस पे लगाना चाहते हैं कि हम उर्दू की भी प्रैक्टिस कर लें, 6-7 सफ़े आप लिख लेते हैं, देन यू आर गुड टू गो। नेक्स्ट इज टाइम मैनेजमेंट। फिर आपने ये देखना होता है कि वेदर 4 क्वेश्चंस आपके एक टाइम फ्रेम जो आपको दिया गया है उसमें आपके पूरे हो रहे हैं कि वो डेफिनेटली जब आप प्रैक्टिस करेंगे, आप मॉक्स वगैरह देंगे तो वो आपका सारा हो जाएगा। अच्छा, मैथ के उर्दू में करेंगे तो ज्यादा नंबर आएंगे, इसमें करेंगे तो नहीं आएंगे। बोथ लैंग्वेजेस दे फेच इक्वल मार्क्स, ठीक है। दिस इज अ मिसकंसेप्शन दैट यू कैन नॉट गेट मार्क्स इन दिस लैंग्वेज और दिस दैट, ठीक है। इसको प्लीज क्लियर करें, दिस शुडंट बी। अच्छा जी, चले, आई थिंक डिसीजन मेकिंग इसमें आपको थोड़ी हेल्प हो जाएगी कि आपने डिसाइड कैसे करना है whether you will go। अच्छा, इंग्लिश का थोड़ा ये होता है कि आपको इंग्लिश में अगर आपने किए हो तो आपका ना ऐसे वगैरह में भी कहीं काम आ गया होता है, आर्ग्यूमेंट, उसमें बाकी सब्जेक्ट्स में भी कहीं ना कहीं काम आ जाता है, थोड़ा सा उसमें ये ओवर हो जाता है, ओवर दैट आपको मिल जाता है। अच्छा, इस्लामियत के लिए आपको क्या एसेंशियल्स कौन से चाहिए आपको एक्चुअली, ठीक है, किन चीजों की जरूरत है आपको, क्या आप इस्लामियत के अंदर वो चीजें आपके अंदर होंगी या उनको आप यूज करेंगे, देन यू आर गुड टू गो। और आपके इंशाल्लाह 60+ मार्क्स, दे आर वेरी गुड मार्क्स, वो आप ले सकते हैं। सो अंडरस्टैंडिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको पता होनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर अवेयर ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है, ज्यादातर बच्चों को पता होती हैं चीजें, क्योंकि आपने अरसे से आपके पढ़ते आ रहे हैं, आप अपने जो है इस्लामियत ये आपको पता होती है। यूज ऑफ रेलिवेंट एंड ऑथेंटिक रेफरेंसेस, ठीक है। सर रेलिवेंसी बहुत जरूरी होती है। समटाइम्स ऐसे करते हैं बच्चे, दे पुट जनरल रेफरेंस, कोई जनरल रेफरेंस है
कोई एक दो रेफरेंस को याद कर लेते हैं, कोशिश करते हैं हर सवाल में हम उसको लगा दें बस, ठीक है, हम उसको ऐड कर दें, हम कहीं किसी ना किसी तरह बता दें कि बस हमें ना रेफरेंस देना आता है, ठीक है। वो इसलिए होता है कि आपके पास कंटेंट लिमिटेड हो। जब कंटेंट लिमिटेड होता है तब आप क्या करते हैं, यू ट्राई टू पुट योर लिमिटेड नॉलेज एवरीवेयर, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। सो quoting diverse views, I think you have got this point. आपने डाइवर्स व्यूज का मैं बार बार जिक्र कर रही हूँ। जितनी ज्यादा आपके क्वेश्चन के अंदर डाइवर्सिटी होगी, ठीक है, उतना ज्यादा आपके रिटर्न में मार्क्स, दो नंबर आप ज्यादा करते जाते हैं, ठीक है। दिस टाइम आई हैव गॉट 726 मार्क्स, मे बी मोस्ट ऑफ यू हैव सीन माय डीएमसी एज वेल। तो उसमें 726 मार्क्स थे रिटर्न के अंदर। 700 प्लस अगर आप लेते हैं, यू विल लैंड इनटू योर प्रेफर्ड ग्रुप। मतलब हमारी ज्यादा कोशिश ये होती है दैट वी मे लैंड इनटू आवर प्रेफर्ड ग्रुप्स, ठीक है, व्हाटएवर योर प्रेफरेंसेस आर। तो उस ये चीज होती है। अब एनालिटिकल एंड क्रिटिकल अप्रोच टुवर्ड्स द क्वेश्चन, ठीक है। यूनिडायरेक्शनल अप्रोच नहीं, आपकी मल्टी डायमेंशनल अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है। वो भी आपको बताऊं। Presenting your arguments in a mature manner, it means that you're just giving the explanatory headings, ठीक है। So preparing reference fact book, या आपकी इस्लामियत की भी अलग रेफरेंस फैक्ट बुक होनी चाहिए, ठीक है। मेन टॉपिक लिखें, उससे रिलेटेड आप आयात हाथ से लिख लें, बगैर शब्द वगैरह जबर जेल लगाए बगैर आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको शब्द वगैरह किसी छोटी छोटी आयात होती है ना, कुछ जो हम डेली भी नमाज में भी पढ़े होते हैं, कुछ ऐसी सूरतें भी होती हैं, ठीक है, वो तो उसकी तो हमें शब्द वगैरह आ जाती है, लेकिन मैं प्रेफर यही करती हूँ कि आप बगैर उसके यूज करें, आयात लिखें, ठीक है। एंड देन अगेन देयर इज अ पार्ट, डेफिनेटली यहाँ पे इस्लामियत के अंदर ना आपका मेमोराइजेशन का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेमोराइजेशन नॉट ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द इंफॉर्मेशन अलॉट, लेकिन मेमोराइजेशन ऑफ अरबिक टेक्स्ट, ठीक है, और उसका तर्जमा वगैरह। इन टोटल आपने ना कोई 25 से 30 रेफरेंसेस होते हैं, ठीक है, जो फिर रिपीट हो रहे होते हैं, वो याद कर लें आप। 30 से 35, ज्यादा एक्सीड करना 40 से आप कर लें, ठीक है। डेली का कोई 2-3 रख लें, टॉपिक वाइज आप चलते हैं, तो वो आपकी आयात फिर रिपीट हो रही होती है हर क्वेश्चन में। और ऐसा नहीं होता कि एक क्वेश्चन में लिखे तो अगले क्वेश्चन में आप भी रेफरेंस नहीं लिख सकते, ऐसा नहीं होता, आप लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे तो पहले मैंने कहा चले आप थोड़ा सा पढ़ा भी देती हूँ। टाइम मुझे बता दें जरा क्या हो गया। 4:46, ठीक है, 5 होने वाले। चले, वी हैव टाइम टिल 5:30। अच्छा, क्वेश्चन मैं आपके एंड पे लूंगी, ठीक है, लेकिन अभी मुझे बता दें, अभी के लिए जो चीजें आपको बताई हैं, आपको समझ आ गई उन चीजों की? सिलेबस एनालिसिस हो गया आपका? चलें, दैट्स गुड। उसके बाद हमने फर्स्ट आपका टॉपिक है दैट इज इंट्रोडक्शन टू इस्लाम, ठीक है। इस्लाम का तारुफ, ठीक है, किसी को वैसे कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम अगर इसको देखें, सबसे पहले इसकी हमने किस पे बात करनी है, उसकी डेफिनेशन पे बात करनी है, उसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है। उर्दू वाले जिनकी भी है वो उसको देख लीजिएगा, ठीक है, साथ आप बुक भी ओपन कर सकते हैं, दैट डजंट मैटर। कितने आप डिसाइड कर लिया वैसे आप लोगों ने, कितने बच्चे हैं दे आर ऑप्टिंग फॉर द उर्दू?